हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत धन्यवाद। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस की धमाकेदार क्लास। साथियों, हम देख रहे हैं इस समय बहुत सारे शिफ्टों के पेपर चल रहे हैं। लगातार एनालिसिस करने के बाद हमने बहुत सारे प्रश्नों को, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन करके आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। जो भी प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला आप मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। हम आपके सामने हैं, लेकर के हाजिर हैं बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न कुछ करंट से मतलब देखने मिले, जैसे रेखा वगैरह पूछी जा रही हैं, कौन सा देश किस देश से कौन सी देश बाउंड्री शेयर करता है, और साइंस से प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। समय जाया ना करते हुए हमने लिखा है डोज। तो डोज का मतलब आप समझते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से कोई भी बीमारी आपको यदि लग गई है और आपको जब तक पूरी तरीके से आप उसका डोज नहीं लेते, तब तक उस बीमारी वो बीमारी आपको जड़ से दूर नहीं होती। इसलिए बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। जो हम चीज़ें बताते जा रहे हैं वो आप अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक आप बढ़िया से स्कोर करेंगे। ठीक है, इस समय स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने प्रश्न क्या है कि रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा वह किन देशों को अलग करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जान लेते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सारिल रेड क्लिफ द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। क्लियर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जो डूरंड रेखा है वो क्या करती है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। क्या हो जाएगा आंसर, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। कब बनाई गई थी, 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। क्लियर। अच्छा, अगला प्रश्न, मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है। किस देश को अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, क्लियर जानकारी। सारी जानकारी बड़े सेफ तरीके से बढ़िया मन लगाकर पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सारा डाटा आपके दिमाग में शेप होता जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जो 17वीं समानांतर रेखा, क्या साथियों, 17वीं समानांतर जो रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। क्लियर। तो वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। क्लियरली, ये भी जानकारी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ आपको रीड करना है, समझना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपसे प्रश्न बनेंगे क्योंकि ऑप्शन होते हैं, जब दिमाग में बात फिट रहती है ऑटोमेटिक आप क्लिक कर पाते हैं अपन। ठीक है, तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। क्लियर। जो 24वीं समानांतर रेखा है वह क्या करती है, भारत और पाकिस्तान, क्या करती है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 24वीं समानांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा छिपा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, पाकिस्तान के अनुसार कक्ष क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। क्लियरली ध्यान में रही बात क्या। चलिए अगला प्रश्न, 38वीं समानांतर जो रेखा है वो क्या करती है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। क्या करती है, 38वीं जो समानांतर रेखा वह उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को अलग करती है, कोरिया को 2 भागों में बांटती है। क्लियरली। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न क्या हो जाएगा, 49वीं समानांतर जो रेखा है, ठीक है, 49वीं समानांतर जो रेखा है वह क्या करती है, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा सीज फ्राइड रेखा जो है, सीज फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी तथा फ्रांस को अलग करती है, जर्मनी ने यह रेखा बनाई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओडरनॉस रेखा क्या हो जाएगी, जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, सेकंड विश्व युद्ध के बाद यह रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मैग्नीनार्ड जो रेखा है वह जर्मनी तथा फ्रांस को अलग करती है, जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। क्लियरली ध्यान रहेगा क्या, मैग्नीनार्ड जो रेखा होती है वह जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, जर्मनी के एक आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हिडनबर्ग रेखा, क्या साथियों, हिडनबर्ग जो रेखा है, हिडनबर्ग जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। क्या अलग करती है, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। क्लियरली। अब हम थोड़ी से प्रमुख शोध संस्थान के बारे में जानकारी शेयर कर लेते हैं। चलिए, शोध संस्थान से क्या प्रश्न हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, बढ़िया सा रिवीजन, शानदार रिवीजन, शानदार क्लास, जबरदस्त क्लास।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अपना आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। क्लियर जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय मौर्य वेधशाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पुणे में भारतीय मौर्य वेधशाला स्थित है। क्लियर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो आंसर हो जाएगा कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्लियर। अगले प्रश्न, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा रांची में केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलोर में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि रोज देने वाले हैं जिससे पूरा इलाज होना चाहिए, है ना, हर समस्या का इलाज। अगला, सामान्य विज्ञान के प्रश्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? पहला चलते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? क्या हमारा प्रश्न है? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रियान जो गैस होती है वह रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में यूज होती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? आंसर हो जाएगा वृक्क। किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? आंसर हो जाएगा जो प्रमस्तिष्क जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है किसका संरक्षण का उदाहरण है? बहुत बढ़िया। क्या है? राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन? आंसर हो जाएगा हरिगोविंद जो खुराना है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। क्या प्रश्न है? एक बार बढ़िया से दिखा देते हैं, जानकारी बहुत ही जबरदस्त है। क्या प्रश्न है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? उसका कारण क्या है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, किस एक कोशिकीय शैवाल, थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते क्योंकि ज़्यादा मोटा हो रहा है जो आपको स्पष्ट समझ में ना आ रहा होगा।
ठीक है, फिर बताते हैं, एक बार प्रश्न रीड करते हैं। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरेला जो है उस एक ऐसी शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री खाद्य के रूप में करते हैं। क्लियर। अगला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का जो बहुलक है प्राकृतिक रबर है। क्लियर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा जो प्लाज्मा जो है वो द्रव्य की चौथी अवस्था है। अगला, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? आंसर हो जाएगा तप्त तार अमीटर से जो है तो प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? आंसर हो जाएगा ध्रुवण का जो गुण होता है वो प्रकाश तरंगों का वह गुण है जिससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर जो है तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। क्लियर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4 है मानव रक्त का पीएच मान होता है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए मानव जो है तो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? क्या है? अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत जो है प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक जो है कौन सा अंग करता है? तो रक्त बैंक जो है स्प्लीन को रक्त बैंक का काम कौन संग करता, मतलब रक्त बैंक का काम कौन संग करता? तो अपना आंसर हो जाएगा फीमेन या स्प्लीन। क्लियर। अब हम थोड़ा सा बढ़िया जी के संबंधित बढ़िया डाटा, क्योंकि डोज है सारी दवाएं लेंगे तब तो आप ठीक हो पाएंगे, इसलिए सारा बढ़िया से रिलेटेड सारी जानकारी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगले प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है? अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? जी हाँ, भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा जो है तो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अग्निवलय कहते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? जी हाँ, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? आंसर हो जाएगा सुनामी ऐसा होता है। ठीक है, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? आंसर हो जाएगा 8000 से 10,000 तक जो है तो एक वर्ष में भूकंप आते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप मूल कहते हैं उस स्थान को। क्लियर। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? आंसर हो जाएगा 8 मीटर जो पर सेकंड है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग होता है। क्लियर। अगला प्रश्न, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? आंसर हो जाएगा मार्केली जो पैमाना है वो रिएक्टर पैमाने के अंतर्गत एक अतिरिक्त पैमाना है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला, धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती? आंसर हो जाएगा एल आकार की होती धरातलीय भूकंप में तरंगे। क्लियर। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानुज जो आचार्य थे वो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु नानक जो थे पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न,
कबीर के गुरु कौन थे? जी हाँ, कबीर के गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा लहर तारा काशी में कबीर का जन्म हुआ था। अगला, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। अगला, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षा फैली। अगला, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानंद जी ऐसा करने वाले संत थे। क्लियर। अगले प्रश्न थोड़ा सा आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारा डाटा क्योंकि डोज चल रहा है ये। अगला, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी थे। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों के दोनों है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा फारसी जो थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अगला, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? आंसर हो जाएगा हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में अधिवेशन हुआ था किस शहर में हुआ था? आंसर हो जाएगा हरिपुरा के शहर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? जी हाँ, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। क्लियर। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा WSN बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात? आंसर हो जाएगा CF जो एंड्रूज थे वो दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। क्लियर। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्लियर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को हुई थी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। साथियों, बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार क्लास रही। आपको बढ़िया वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।